हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का टॉपिक 2, दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस। आज हम इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं एंड इसको आज इस वीडियो में एंड भी करेंगे। और एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा लेंदी करके सिखा रखा है, बट वैसा नहीं आना है गाइस। इस टॉपिक से सिर्फ 1 या 2 नंबर का सवाल होता है और ये जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे एनसीईआरटी में बस सीधा ही आएगा कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर दो, ठीक है। उसमें ये नहीं बोलेगा कि आप बॉक्स बनाओ, ये करो वो करो। सीधा सीखना है आपको, ये बॉक्सेस वगैरह नहीं सीखने। बट या टू स्टे पैरेलल विद एनसीईआरटी मैं एक बार आपको समझा दूँगी वो भी कैसे करते हैं। बट फॉर नाउ वी आर गोना स्टार्ट केमिकल इक्वेशंस। ट्रिक्स भी बताऊंगी एंड कैसे करना है पूरा का पूरा सारा समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमें एक्टिविटी 1.1 से पता लगा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में समझाया था कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने बर्न किया, फिर वो MgO में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और एक्टिविटी हमने 2 में देखा था, हमने लेड नाइट्रेट लिया, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो ये हम ऐसे बोलते रहेंगे तो इट्स क्वाइट लॉन्गर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ड इक्वेशन में भी हम लिख सकते हैं। दैट इज़ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो विच गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और अब देखो आगे क्या क्या होता है एनसीईआरटी हमें। द सब्सटेंसेस that undergo chemical change in the reaction, that is in equation 1.1 में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। देखो, जो भी एरो के पहले लिखे होंगे उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो के बाद होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। देखो, ये होते हैं रिएक्टेंट्स और एरो के बाद वाले प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स मतलब एज द नेम सजेस्ट जो रिएक्ट हो रहे हैं, और प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने के बाद बन रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। दोबारा बताती हूँ, देखो, जो चीज़ें रिएक्ट हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने के बाद बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे, और जो सब्सटेंसेस रिएक्ट होंगे उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, a word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them। एक वर्ड इक्वेशन या फिर कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करती है उनके बीच की एरो की वजह से। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with the plus sign between them. Similarly, the products are written on the right hand side with the plus sign between them. देखो, जो रिएक्टेंट साइड होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पर होते हैं। और रिएक्टेंट्स के बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं। जैसे अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, हमने ऐसे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो को हम विल गिव भी बोलते हैं या फिर विल प्रोड्यूस भी बोलते हैं। वैसे बिल्कुल बच्चों वाली बातें हो रही हैं। आगे, द एरो हेड points towards the products and shows the direction of reaction। जो एरो का हेड होता है, मतलब कि दिस थिंग
ओके, सॉरी। द एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये जो एरो हेड होता है ये रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस वे में जा रहा है। अभी तुम लोगों को ये वाली लाइन जो होगी वो समझ नहीं आएगी। यू विल केम टू नो दैट हाउ इट गोज इन योर हायर क्लासेस, बट स्टिल देखो, जो एरो हेड होगी वो हमेशा हमें बताएगी कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। अब ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो जो एरो हेड होगा वो प्रोडक्ट में जा रहा होगा, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो तो मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बन रहा है। ओके, नेक्स्ट, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को लिखना। अब हमने देखा है यार, पहले लिखा इतना बड़ा सा मैग्नीशियम, फिर लिखा ऑक्सीजन, फिर डाली एरो, फिर लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना बड़ा वे है। या फिर चलो ये तो भी छोटा है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड विल गिव पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। इतने तो हमें नाम भी नहीं पता एलिमेंट्स के, इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट्स हैं, इनको कैसे याद करेंगे। तो इसका शॉर्टर वे क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो अब हम इनका केमिकल फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अब मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला होता है Mg, इतना पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है O2, और MgO वैसे मैंने पिछली वीडियो में देखना बताया था, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, Mg2 प्लस O2 माइनस, सॉरी O2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 0 MgO। ओके, a chemical reaction represents a chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2 will give MgO। वही जो मैंने तुम्हें कल बताई थी, सेम टू सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट, count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS arrow। अब चलो एलिमेंट्स को रीड करते हैं, हमारी एनसीईआरटी कह रहे तो हमें करना पड़ेगा। इसको देखते हैं कितने हैं। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, Mg और ये रहा O। अब रिएक्टेंट में कितना है, ये रिएक्टेंट होता है, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट में कितने हैं, Mg रिएक्टेंट में क्या, इसके आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं है ना, तो ये एक है सिर्फ। जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे एक होता है। हम देखते हैं ना x प्लस दिस, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे 1 होता है, इतना पता है ना। आगे O2 कितने हैं, 2 है, इधर इसके इधर 2 लिखा हुआ है 2, तो O2 कितने हैं, O कितने हैं, 2 है। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, Mg एक है और प्रोडक्ट में O ये भी एक है। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, काउंट कर लिया ना हमने। Is the number of atoms of each element same on the both sides? मैग्नीशियम के लिए तो yes, but for oxygen it's no. If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not same on the both sides. अब ये देखो, इसमें हमें क्या बताया कि अगर तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है, यही वाले ले लेते हैं, Mg प्लस O2 विल गिव MgO। जब हम इसको रिएक्ट करें तो Mg देखो दोनों में सेम जा रहा है ना, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 2 से 1 में कन्वर्ट हो रहा है। और हमारा एक लॉ होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस कि मास पहले भी और बाद में भी दोनों जगह मास सेम रहना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं है। ऑक्सीजन पहले 2 था, अब 1 है, मतलब कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है।
और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है हम उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब राइट नाउ दिस इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। Such a chemical equation is known as skeletal chemical equation for reaction. Okay. अब करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखवानी ना, इसकी डेफिनेशन हम लास्ट में लिखेंगे, इसको हम मार्क कर देते हैं ब्लू से। नेक्स्ट recall the law of conservation of mass, which is mass can neither be created nor be destroyed। इसका मतलब ना तो हम मास को बना सकते हैं ना तो हम मास को खत्म कर सकते हैं। मास जितना पहले था उतना वो बाद में भी रहेगा। फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। वैसे आई डोंट थिंक सो ये पूछा जाना चाहिए, बट इट इज इजी, तो यू गाइस कैन लर्न दिस, राइट। इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम लेक्चर के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या सीखे वो करेंगे। नेक्स्ट that is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant। इसका मतलब कि जो हमारे रिएक्टेंट्स का मास है वो हमारे प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होना चाहिए। कैसे? देखो पहले वाली इक्वेशन निकालते हैं। mg का मास कितना होता है? ये कुछ बच्चों को पता होगा, 24। ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16 इधर 2 है, इधर हो गए 32। ये हो गया 6, ये हो गया 5। 56 है हमारा रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट में जाते हैं अभी। मैग्नीशियम का मास 24 और ऑक्सीजन का मास 16, 10, 4। मतलब कि ये मास इक्वल नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है हमारी? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे और इन दोनों के मास को इक्वल करेंगे। ठीक है जी। In other words, number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction। Number of elements ऑक्सीजन के, जैसे ऑक्सीजन के 2 थे बाद में 1 हो गए, तो इसको हमें सेम रखना है। कैसे करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करके। Hence we need to balance skeletal chemical equation। अब हम 1.2 केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। सॉरी, हाँ जी, ये mg प्लस O2 वाली है। क्या ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि इसका मास सेम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखो। ये देखो mg प्लस O2 बना MgO। ठीक है, इसका एक टेबल बनाते हैं। वैसे मैं टेबल बनाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट स्टिल एनसीईआरटी कह रही है तो एक दो बात के लिए समझा रही हूँ सिर्फ। MgO ये टेबल हम बना चुके हैं ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1 1 2 1। अब हम ऐसा क्या करें हमारी इस केमिकल इक्वेशन में कि जो हमारा सब कुछ है इन सब में ये बैलेंस हो जाए। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो क्यों ना इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे। चलो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2। लेकिन अब मैग्नीशियम बिगड़ गया, मैग्नीशियम इधर 2 हो गए, तो अब हम इधर भी 2 लगा देंगे। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी समझ नहीं आया ना, तो बताते हैं, धीरे-धीरे समझाते हैं।
पहले ये वाली ये वाली इक्वेशन इक्वेशन देखो, देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की, की। इसका इसका टेबल भी टेबल भी देखते हैं। देखते हैं। ये ये देखो देखो Zn Zn प्लस प्लस H2SO4 H2SO4 विल will गिव give ZnSO4 ZnSO4 प्लस plus H2। H2। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में Zn1 Zn1 इधर 1 लिख इधर 1 दिया, लिख दिया, प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट में भी Zn1 Zn1 1 लिख 1 दिया। लिख दिया। अब अब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं? 2 2 2। 2। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2। 2। सल्फर, सल्फर, S S मतलब मतलब सल्फर होता सल्फर है। होता है। सल्फर सल्फर कितना है? कितना है? 1, 1, इधर भी इधर 1, भी 1। ठीक है। ठीक है। और और ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन भी इधर 4, भी इधर 4, भी इधर भी 4। 4। इसका इसका मतलब मतलब सारे सारे LHS और LHS और RHS RHS देखो देखो सबके सबके सेम है। सेम है। इसका इसका मतलब ये मतलब ये इक्वेशन है इक्वेशन है हमारी हमारी बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन। ओके, ओके, ये ये हमारी हमारी बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन। आगे आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। ये वाली ये वाली लाइन लाइन तुम्हें तुम्हें नोट्स में नोट्स में लिखवा लिखवा दूंगी। दूंगी। अब हम अब इस हम इस इक्वेशन को इक्वेशन को बैलेंस बैलेंस करते हैं करते हैं अपनी अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन को। इक्वेशन को। अब मैं तुम्हें एक बार ये बिना टेबल के टेबल के समझाऊं, समझाऊं, ये ये बहुत इजी बहुत हो इजी हो जाएगी। जाएगी। ये ये देखो, देखो, हमें सिर्फ हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई और करना कुछ और भी नहीं कुछ भी नहीं करना। करना। देखो देखो हमारे हमारे ये जो ये जो आयरन आयरन है, है, आयरन इधर आयरन इधर 3 है, 3 है, इधर इधर 1 है। 1 है। Fe Fe मतलब मतलब आयरन, आयरन, Fe का Fe मतलब का होता मतलब है होता है आयरन। आयरन। अब देखो अब देखो इधर इधर 1 है, 1 है, इधर इधर 3 है। 3 है। तो हम तो क्या हम क्या करें? करें? अगर अगर मैं मैं इस इस रिएक्शन रिएक्शन में में 3 से 3 से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दूं कर दूं, तो इधर तो ये इधर ये आयरन आयरन इक्वल हो इक्वल हो गए, गए, Fe इक्वल Fe हो गए इक्वल ना। हो गए ना। अब देखो अब देखो H2 को H2 को देखो, देखो, H2 H2 इधर 2 इधर है, 2 है, इधर भी इधर 2 भी है। 2 है। मतलब कि मतलब कि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल बिल्कुल सॉर्टेड है सॉर्टेड है हमारा। हमारा। अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखते हैं। देखते हैं। इधर इधर 1 है, 1 है, इधर इधर 4 है। 4 है। अब है, अब है, अब ना अब ना हमें हमें इनको इनको इक्वल इक्वल करना है। करना है। तो तो क्यों क्यों ना ना हम हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट के वाले आगे के आगे 4 लगा 4 दें। लगा दे। इधर हमने इधर हमने 4 लगा 4 दिया, लगा दिया, तो तो O4 O4 O4। O4। लेकिन लेकिन अब हमारा अब हमारा हाइड्रोजन बिगड़ हाइड्रोजन गया, बिगड़ गया, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हो गए, तो इधर तो भी इधर 4 भी लगा 4 देते लगा हैं। देते हैं। अब देखो अब देखो इक्वेशन, इक्वेशन, अब देखो अब देखो इक्वेशन को, इक्वेशन को। 3Fe 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 8H2। 8H2। इसको देखो इसको हम, देखो हम इस इस वाले को वाले को जो उस जो नंबर उसके नंबर्स आगे के लिखा आगे होता है लिखा और होता है जो और उसके जो उसके पैरों में होता पैरों है, में उन होता है, दोनों उन को दोनों हम को हम मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है। 8H2 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 8H2। नेक्स्ट नेक्स्ट 4O 4O 4O। 4O। खत्म। खत्म। ऐसे होगी ऐसे होगी बैलेंस। बैलेंस। लेकिन लेकिन अगर यू अगर यू वांट टू वांट डू टू विद डू विद अ अ बॉक्स, बॉक्स, वो भी वो कर भी सकते कर हो, सकते हो, लेकिन लेकिन माइंड माइंड दैट कि दैट कि 1 या 2 1 या 2 नंबर का नंबर का सवाल आएगा, सवाल आएगा, इतना बड़ा इतना बड़ा 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 करते रहोगे करते तो रहोगे फिर तो क्या फिर क्या यार, यार, क्या क्या फायदा। फायदा। अब देखो अब देखो पहले ही पहले स्टेप ही में स्टेप में एनसीईआरटी ने क्या एनसीईआरटी दे ने क्या रखा दे है रखा है कि कि पहले इसके पहले इसके अराउंड अराउंड बॉक्स बॉक्स बनाओ। बनाओ। व्हाट इज व्हाट दिस इज दिस गाइस, गाइस, ऐसा ऐसा नहीं नहीं आने वाला आने है वाला ना। है ना। स्टेप 1 स्टेप को 1 तुम को तुम बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर इग्नोर दो। कर दो। स्टेप 2 स्टेप को 2 मैं को चलो मैं चलो कह कह सकती हूँ सकती कि हूँ हाँ कि कुछ हाँ बच्चे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो कंफ्यूज हो जाते हैं, जाते हैं, और कभी और कभी कभी हमारी कभी हमारी केमिकल केमिकल इक्वेशन इक्वेशन इतनी इतनी मुश्किल आ मुश्किल आ जाती है, जाती है, बहुत कम बहुत कम होता है होता है सर, सर। अगर लक अगर लक खराब हो तभी खराब हो होता है तभी ऐसा। होता है ऐसा। इस इस इक्वेशन को इक्वेशन अगर को हम अगर हम देखें देखें तो पहले तो हमने पहले हमने बॉक्स बॉक्स बनाए, बनाए, बिल्कुल बिल्कुल टाइम टाइम वेस्ट है, ये वेस्ट वाला है, ये वाला स्टेप तो स्टेप तुम तो लोगों तुम को लोगों को करना ही करना नहीं ही है। नहीं है। ठीक है, ठीक है, सेकेंड स्टेप सेकंड स्टेप देखते हैं। देखते हैं। ये वाला ये चलो वाला मैं चलो कह मैं कह सकती हूँ, सकती हूँ अगर अगर हाँ हाँ इक्वेशन इक्वेशन बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा घटिया आई घटिया है, आई है, बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सॉल्व पाई, नहीं हो तो पारी, तो यू गाइस यू कैन गाइस डू कैन डू दिस। दिस। सबसे पहले सबसे हमने पहले हमने LHS और LHS और RHS RHS बनाए, बनाए, Fe1 Fe1 3 3 4। 4। अब अब देखो देखो स्टेप 3 स्टेप 3 पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। It is It is often often convenient convenient to to start start It is It is often often convenient to convenient to start start balancing with a balancing with the compound compound that that contains contains maximum maximum number of number of atoms atoms
It is often convenient to start balancing from the compound which have the maximum number of atoms. हमें बैलेंसिंग हमेशा उसी के साथ शुरू करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है. एग्जाम्पल, वेट एग्जाम्पल देखो. एफ में कितना डिफरेंस है 1 और 3 का, तो इधर 2 का डिफरेंस है, इधर ये तो बिल्कुल सेम है और इधर 3 का डिफरेंस है. तो हम पहले ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे. द रीजन मेनली सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है. ठीक है. नेक्स्ट, it may be reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. In this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen on the LHS and only one on the. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only one at the LHS. देखो ऐसे भी था Fe3O4 प्लस H2 ये था ना, तो मतलब ऑक्सीजन का डिफरेंस सबसे मैक्सिमम था, 3 का डिफरेंस था. तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ट्राई किया. नेक्स्ट, सबसे पहले ऑक्सीजन बनाया. इनिशियल कितना था? 1 H2O में और इन प्रोडक्ट में Fe3O4 में 4. ठीक है. अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको into 4 कर दिया, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, और प्रोडक्ट में तो 4 था ही पहले. तो to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of compounds or elements involved in the chemical reaction. For example, to balance oxygen atoms, we can put the coefficient 4 as 4H2O and not H2O4. Now the partly values. अब देखो इसका मतलब क्या है, पूरी अंग्रेजी का मतलब बताते हैं कि जैसे हमने इसके आगे जब मैं इक्वेशन को बैलेंस करी तो मैंने उसके आगे नंबर लगाया. मैं ऐसे नहीं कर सकती थी कि जैसे भी H2O है इसको मैं ऐसे लिख दूं H2O4 सीधा बैलेंस हो गया. ऐसे नहीं हो सकता है गाइस. एक एटम की कोई वैलेंसी भी होती है, बहुत कुछ होता है. हम इसको एकदम से बिल्कुल अनपढ़ वाला काम नहीं करना है. ठीक है. और H2O को ब्रैकेट में डाल के O4 कर दिया, ये भी गलत है. हमें बस उसके आगे ही लगाना है, ये नीचे वगैरह या फिर इधर लगाना इट्स रॉन्ग. हमें बस ये वाला मेथड करना. ओके. हाँ जी, तो अब हम करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन को. अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे एंड इनिशियली हाइड्रोजन थे हमारे पास 8. हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, बता चुकी हूँ ये. मल्टीप्लाई 8 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में सिर्फ 2. अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर इंटू 4 कर दिया, सो दैट ये दोनों इक्वल हो जाए. अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी, अब देखो आयरन, इधर भी आयरन, ये दोनों बैलेंस नहीं है. हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. देखो इधर 8H2 8 हाइड्रोजन और इधर भी 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4, इधर भी 4. नेक्स्ट, तो अब हमने करा आयरन को बैलेंस. Fe मतलब कि आयरन. ठीक है. इनिशियली सिर्फ एक था Fe था, फिर Fe3O4 में 3 आ गए. अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको इंटू 3 कर दिया और ये भी 3 ही था. ठीक है. फिर अब हमने इक्वेशन बन गई हमारी ये. अब finally to check the correctness of the balanced equation, we count the atoms. अब हम इन एटम्स को काउंट करेंगे. देखो 3Fe 8 हाइड्रोजन 4O4. ठीक है ना. अभी हमारी इक्वेशन होनी है बैलेंस. अब हम लिखेंगे सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स. अब हमने ये देखा कि जो हमने इक्वेशन लिखी है
इसकी फिजिकल स्टेट लिखी नहीं है। फिजिकल स्टेट मतलब कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, एक्वस कौन सी फॉर्म में है। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant? No. अगर हम ऐसे बिना उसके लिखते तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर हम एक केमिकल इक्वेशन को उसकी फिजिकल स्टेट्स के साथ मेंशन करते तो वो ज़्यादा और इक्वेटिव इंफॉर्मेटिव हो जाती है। जैसे हमने Fe देखा, Fe सॉलिड में होता है, ठीक है, और H2O लिक्विड है, तो हम देखेंगे सॉलिड के अंदर हमने लिक्विड डाला, फिर Fe3O4 बन गया, वो एक्वस हो गया, और H2O लिबरेट हो गया, H2 लिबरेट हो गया, ऐसा, ठीक है। To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned with their chemical formula. The gases, liquids, aqueous, solid states of the reactants are products are produced by the notation gaseous, liquid, aqueous, solid. Gaseous मतलब जो गैस बन गई है, ठीक है। लिक्विड मतलब पानी हो गया, मतलब लिक्विड हो गया। aqueous मतलब जो पानी के अंदर है, ठीक है। लिक्विड और एक्वस में फर्क है। लिक्विड मतलब बिल्कुल ही पानी, और एक्वस मतलब कि जो पानी के अंदर है एलिमेंट, ठीक है। और फिर सॉलिड तो सॉलिड हो गया। अब देखो Fe सॉलिड, H2 इधर गलत लिखा हुआ है, देखो H2O लिक्विड आएगा तो गैस लिखा हुआ है, H2O लिक्विड, Fe3O4 सॉलिड, ये एक्वस आएगा, और H2 gas. Note that the symbol gas is used to with H2 to indicate that this reaction is form of steam. Okay. इसका ये मतलब है हमने इधर गैसियस इसलिए लगाया क्योंकि ये जो हमारा वाटर है इसको हमने स्टीम का यूज किया, मतलब हमने इसको बर्न किया वाटर, तो हमने आयरन को बॉईल किया, ठीक है। Usually physical states are not included unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reactions are indicated. देखो ये याद नहीं करना गाइस, फालतू है ये तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली। ये वाली इक्वेशन तुम्हारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में काम आएगी, अभी तो नहीं आएगी। अब देखो, अब बैलेंसिंग तो खत्म हो गई है, बट अब हमें इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट। क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्यों ना हम इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं अच्छे से बताते हैं कि कैसे होनी है ये क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं पहले। ओह माय गॉड, वेट, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कॉपी पेस्ट, चलो सबसे पहले पहली को ले लेते हैं। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, H2, ठीक है। क्लोरीन Cl2 विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है
HCl। अब पहले इसकी फिजिकल स्टेट्स, चलो फिजिकल स्टेट्स को बाद में रखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल हमारा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड, ये रहा, ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में इधर 2, इधर 1, क्लोरीन 2, इधर 1, मतलब कि दोनों में डिफरेंस एक एक का ही है, तो हम कोई किसी से भी शुरू कर सकते हैं। पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये 2 है और ये है, इधर है 1 रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट, ये इनिशियल है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारी केमिकल इक्वेशन बन गई है H2 प्लस Cl2। प्रोडक्ट में हमने हाइड्रोजन के 2 मल्टीप्लाई किया था, तो बन गया 2, इधर लिख देते हैं H2 प्लस Cl2 बन गया 2HCl। अब क्लोरीन का बनाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इनिशियली 2, प्रोडक्ट में भी 2। इसका मतलब हमने इधर जैसे ही हमने इधर 2 लगाया तो हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ऐसे ही सिंपल सी इक्वेशंस आती है। अब एक टेबल से बता दी, एक वैसे बताऊं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे तुम एग्ज़ाम में करोगे। टेबल वगैरह तो नहीं बनाओगे ना? यहीं पे कर लेते हैं। हाँ जी, बैरियम क्लोराइड, बैरियम होता है Ba, क्लोराइड तो बता दिया Cl। अब बैरियम क्लोराइड कैसे बनेगा, पहले ये देखो, Ba2 प्लस Cl नेगेटिव, इसके पैरों में इसके पैरों में बना BaCl2। नेक्स्ट, अब एल्यूमिनियम Al, Al की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, सल्फेट मतलब SO4 और उसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव, पैरों में Al2 SO4 3। नेक्स्ट, बैरियम सल्फेट Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 2 + 2 माइनस मतलब कि 0 BaSO4। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, AlCl3 कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इसके पैरों में, वो इसके पैरों में, तो AlCl3। ठीक है, ये वैसे मैं बहुत अच्छे से तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइस, क्योंकि आना तो देखो यही चाहिए।
इसको इधर ले जाते हैं। इसको इरेज करते हैं। हाँ जी, अब अपनी केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। सब कुछ बता दिया कैसे लिखना है। BaCl2 प्लस Al2SO4 3 बना BaSO4 प्लस AlCl3। अब देखो बेरियम को देखते हैं सबसे पहले। इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब बेरियम सॉर्टेड। अब क्लोरीन को देखते हैं। इधर 2 है इधर 3 है, मतलब कि क्लोरीन में है हमारा 1 का डिफरेंस। 3 - 2 कर दिया ना 1। अब एल्यूमिनियम को देखते हैं। इधर 2 है इधर 1 है, इसमें भी 1 का डिफरेंस। 2 - 1 कर दिया। एल्यूमिनियम में भी 1 का डिफरेंस। नेक्स्ट SO4 को देखते हैं। अब इधर 3 है इधर 1 है, इसमें 2 का डिफरेंस। 3 - 1 2। ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना है फिर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का। हमने सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा अनबैलेंस्ड है। एंड वी केम टू नो कि हमारा SO4 सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। तो अब देखो रिएक्टेंट में 3 है प्रोडक्ट में 1 है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब बेरियम हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। पहले 1 था अब 3 हो गया, तो डिफरेंस 2 का आ गया। ठीक है, अब देखो अब इधर प्रोडक्ट में जो है हमारे 3 बेरियम है और रिएक्टेंट में 1 है, तो हम रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेरियम बैलेंस हो गया। 3Ba SO4 3 SO4 3। अब क्लोरीन देखो, मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोरीन कितने आ गए हमारे 6। ठीक है, और प्रोडक्ट में देखो क्लोरीन कितने हैं 3। अब मतलब क्लोरीन सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो गया। क्लोरीन अब 3 से अनबैलेंस हो गया। तो हम इधर प्रोडक्ट में क्या करें कि हमारा 6 बन जाए। हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्लोरीन बैलेंस हो गया। 3 2 6 3 2 6। ठीक है, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, SO4 बैलेंस हो गया, Ba बैलेंस हो गया। अब देखो एल्यूमिनियम को करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में 2 है प्रोडक्ट में भी 2 है, मतलब कि खुद से ही जैसे ही हमने क्लोरीन को बैलेंस किया वैसे ही हमारा एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। इसीलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा इसीलिए कहते हैं सबसे पहले उसको बैलेंस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। इसे सबसे धीरे 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 करके सारे के सारे एलिमेंट्स खुद ही बैलेंस होने लग जाते हैं। अब देखो हमारा Ba बैलेंस हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, SO4 हो गए सारे बैलेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम क्या होता है Na प्लस वाटर क्या होता है H2O, पिछली वीडियो में बताया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH। अब इसकी वैलेंसी देखो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, पैरों में NaOH बन गया NaOH
प्लस H2। अब देखते हैं, इनमें हमारा 1 1 बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 3, हाइड्रोजन कितने से है अनबैलेंस्ड, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो 1 से अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर भी एक, इधर भी एक। अब ये वाली है हमारी थोड़ी दिमाग लगाने वाली, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ करना है हाइड्रोजन को बैलेंस। हम ऐसा क्या करें कि दोनों साइड पे ये बैलेंस हो जाए, एक पे है 2, एक पे है 3, तो क्यों ना हम NaOH में, ये देखो तुम्हें जब सॉल्व करते रहोगे ना, मैंने तो इतनी बार सॉल्व करके तो मेरे को तो याद है पूरी इक्वेशन कैसे बैलेंस होनी है, धीरे धीरे करके तुम्हें भी याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। सो अगर हम NaOH में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो अगर मैंने NaOH में 2 से मल्टीप्लाई किया, अब बोलोगे दीदी ये तो पूरी अनबैलेंस हो गई, Na भी अनबैलेंस हो गया, O भी हो गया। वेट, अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 हो गए, तो अगर मैं H2 के आगे भी 2 लगा दूँ H2O के आगे भी 2 लगा दिया, अब हाइड्रोजन 4 हो गए, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 4 हो गए, हमारा हाइड्रोजन सॉर्टेड हो गया। ऑक्सीजन देखो 2O ऑक्सीजन भी हो गया सॉर्ट। अब सोडियम देखो Na + 2Na, इधर भी 2 लगा दो यार, ख़त्म कहानी, दैट्स ऑल। थोड़ा सा देखो हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। वैसे तो NCERT से मोस्टली उठ के ही आ जाते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, बट स्टिल ये वाली इक्वेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना था, क्योंकि मोस्टली बच्चे अगर ये एग्ज़ाम में आते तो उसको छोड़ के आ जाते हैं, मेरे को पता है, या फिर पता नहीं क्या ही कराते, टेबल ही बनाते रह जाते शायद। तो कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है जो हमारे हिट एंड ट्रायल से हमें आती है। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड अभी बताया BaCl2, अरे यार वेट हटेगा कैसे? सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड अभी बताया था BaCl2, दोबारा तो नहीं बताना ना। Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस सोडियम सल्फेट, ये नहीं बताया था, बता रही है देखो, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, पैरों में Na2 SO4, ये एक्वस में है क्योंकि बोला है इन वाटर, ये भी एक्वस है। विल गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल है मतलब कि हम इसको सॉलिड मान सकते हैं, प्लस सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले देखते हैं बेरियम को, लेट मी जस्ट इरेज द वैलेंसी।
अब देखो बेरियम 1 1 सॉर्टेड। अब क्लोरीन को देखो 2 1, क्लोरीन में कितना डिफरेंस है, 1 का, 2 -1। अब Na2 देखते हैं, Na को देखते हैं, प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1 का डिफरेंस। SO4 में देखो 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, मतलब कि SO4 भी सॉर्टेड है। तो अब हम सबसे पहले किसी को भी बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि दोनों में 1 1 का डिफरेंस है। सबसे पहले Cl को कर ले, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, अब Na को देखते हैं, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 हो गए, बैलेंस। कुछ भी नहीं था इस इक्वेशन में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसके नाम याद होने चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए, बाकी पूरी की पूरी सॉर्टेड इक्वेशन थी ये। ओके, हाँ जी गाइस, सो आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बता चुकी हूँ NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी बता चुकी हूँ, टू प्रोड्यूस मतलब एरो सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी बता चुके हैं, विद वाटर H2O। गंदा सा मिल H2O, ये लो H2O। नेक्स्ट, और देखो Na हमारा बैलेंस है, ये नहीं देखना है, Na बैलेंस है 1 1, ऑक्सीजन देखो बैलेंस है 1 1, हाइड्रोजन को देखो 1 + 1 2, और इधर भी 2, H को देखो 2 2, हाँ जी, Cl 1 1, बैलेंस है, मतलब कि NCERT ने हमें पूरी इक्वेशन बैलेंस करके ही दी है। इसमें तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी फिजिकल स्टेट्स लिखनी है। इन वाटर मतलब कि एक्वस, इन वाटर एक्वस, जब भी इन वाटर लिखा होगा तो लिक्विड नहीं लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। NaCl सॉल्यूशन, मतलब ये भी एक्वस, एंड वाटर तो लिक्विड ही होता है, तो लिक्विड। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस फॉर ऑल द बैलेंसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। इफ़ यू वांट और क्वेश्चंस, more questions of this, then we can make a separate video for all the in-text questions and exercise questions। एक क्वेश्चन सीरीज आपकी आएगी जिसमें ये वाले क्वेश्चंस फिर मैं इंक्लूड नहीं करूँ क्योंकि ये हमने एक बार कर चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई विल से कि देखो बैलेंसिंग का क्वेश्चन एक ना एक तो एक नंबर का ही चाहे आता ही आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ practice balancing more, and if you have any doubt, so you can comment down, I'll answer your doubts. So till then, keep studying. Bye bye.